अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड मंथली जो टेस्ट है बट वो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, द एलिमेंट हैविंग डैश एटॉमिक नंबर कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, और आपसे उसकी बेटा पूछी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट है बट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आपके पास आंसर जो है वो है ए। आपसे पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट के अंदर बेटा आपके पास किसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर जब 13 है तो आपके पास है एल्युमिनियम। आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p तक, तो यहाँ तक हो जाएंगे 12 13। तो आप देख सकते हैं ये जो एल्युमिनियम है जो मैंने किया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी के लास्ट में बेटा कितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। जब आप इसको करेंगे तो इसके लास्ट में बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन से बेटा आपके पास होगा ए। सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। बेटा आपको सबसे पहले क्या करनी है, स्कैंडियम की आपके पास करनी है कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 21 है। तो आप इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें, ये हो गए 10 12 18 20 21। पर मैंने आपको बताया था जब स्कैंडियम आप करते हैं तो आप इसको बेटा इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 3d1 4s2। पर आपको करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताने हैं बेटा स्कैंडियम के अंदर, वो आप कैसे बताएंगे, लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं आप उसकी बेस से बताओगे। बेटा लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं डी में। तो अब आप मुझे इसकी बेस पे आप बताएंगे मुझे 4 क्वांटम नंबर। आप कहेंगे एन की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 3। और आप एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे ये भी आप पढ़ के आए हैं। एजीमुथल जो वैल्यू होती है वो भी डिपेंड करती है प्रिंसिपल पे। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा L = n-1। n कितना है 3 - 1, तो बेटा L की वैल्यू क्या आ गई 2, n3 भी आ गया, L2 भी आ गया। आपने ये भी पढ़ा है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था, मैग्नेटिक वैल्यू जो होती हैं वो डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो आप मैग्नेटिक जब क्वांटम नंबर निकालेंगे तो आप किस बेस पे निकालेंगे, एजीमुथल की बेस पे। तो आप किस तरह निकालेंगे आपको मैंने बताई दी, -2 -1 0 +1 +2। बेटा आप इस तरह निकालते थे -2 -1 0 +1 +2। तो ये बेटा इसकी क्या निकलेंगी, आपके पास निकलेंगी मैग्नेटिक वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू डी जनरेट है, अब उसकी मर्जी है बेटा कोई पेपर में रख सकता है, पर इनमें से ही रखेगा। पर उसने बेटा कौन सी रखी है -2। तो इसका मतलब आपके पास आपको मैग्नेटिक वैल्यू भी पता चल गया। अब बच गया स्पिन। अब स्पिन की जो वैल्यू होगी वो बेटा सबके लिए वो क्या रखेगा सेम, क्योंकि वो हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम सिंपली कह सकते हैं हमारे पास स्पिन जो है वो सबके लिए बेटा क्या है आपके पास सेम है। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट बेटा कौन सा है ए। आपके पास n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू निकलेगी 2। अब मैग्नेटिक वैल्यू ये सारी होती हैं, ये सारी डीजनरेट है। अब उसकी मर्जी बेटा कोई भी वैल्यू रख सकता है, तो पर उसने बेटा कौन सी रखी है -2। तो ये तीनों वैल्यू बेटा आपको पता चल गई। अब बच गया स्पिन। स्पिन की आपको पता नहीं है, चाहे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, पर ये ऑप्शन सबका बेटा वो क्या रखेगा सेम रखेगा। तो आपके पास जो आंसर है आपका करेक्ट आंसर है बेटा सेकंड का करेक्ट आंसर है आपके पास, सॉरी बेटा हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर है ए।
बट इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है उसके अंदर स्पिन लिखना भूल गया है, तो बेटा उसमें आप लिख देना उसके साथ -½ क्योंकि बेटा स्पिनिंग वो सबके लिए बेटा सेम ही दे रहा होगा। बी ऑप्शन के अंदर भूल गया है तो ये भी आप लिख देना। इसी तरीके से बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछे जा रहे हैं। बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आयोनिक रेडियाई के अंदर बताए भी हैं, तो ये आप खुद भी देख लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 3 जो है, इसका आंसर बेटा क्या होगा ए, क्योंकि ये मैंने हर बात बताई है, आयोनिक रेडियाई मैंने बताई थी अलोंग द पीरियड, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, ये आपको खुद को करना है। 4th आपको आइडेंटिफाई करना है n+l वैल्यू को, बेटा किस पेयर की आपके पास सेम है, तो इसका भी आंसर होगा जो आपके पास क्वेश्चन 4 है, बेटा 4 का आंसर है ए। अब 4 का आंसर ए क्यों है, आपके पास है 4Fa और बेटा आपके पास है 5D, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। n+l वैल्यू आपको पढ़ाई है मैंने, n है 4 और f के लिए 3, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे n 5 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो 5 + 2 बेटा क्या होगा 7। तो यहाँ पे आपके पास n+l वैल्यू जो है वो किसकी सेम है, ए की, ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेज विद, ये भी मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था एनोड का अगर आप एटॉमिक मास बढ़ा रहे हैं तो उसका वेवलेंथ से बेटा क्या रिलेशन है, इनवर्सली। जितना आप एनोड का एटॉमिक मास बढ़ाएंगे उतनी एक्सरे की वेवलेंथ बेटा क्या होगी, कम होगी। और आपको पता है अगर एक्सरे की वेवलेंथ कम होगी तो आपको पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो बेटा 5 जो है इसका आंसर है बी। 6, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप कर रहे हैं 2 8 7, ये बेटा मोस्ट लाइकली टू शो अ वैलेंसी ऑफ, बहुत सिंपल है बेटा, आप देखें 2 8 7। अब 7 जब आ रहा है आप समझें उसके लास्ट से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। आप समझ जाएं बेटा ये हैलोजन का एग्जाम्पल ही लिया जा रहा है, समझो क्लोरीन ही है, हैलोजन का एग्जाम्पल लिया है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी -1, इसका आंसर होगा बी। बेटा आपके पास 6 जो है, आपके पास मैंने 5 का बेटा आंसर आपको बताया था, 5 का मैंने बताया था बी, और 6 जो है बेटा इसका आंसर होगा आपके पास बी। ये भी बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, ये आपको दिया हुआ है 2h/π दिया हुआ है, इट मे बी प्रेजेंट इन, तो ये आपके पास 2h/π जो है वो आप किस शेल के अंदर ले रहे हैं आपको ये बताना है। बेटा ये भी मैंने पढ़ाया था जब मैंने बोर्स थ्योरी बताई थी, मैंने आपको कहा था किसी भी शेल का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम बताना हो तो उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था h/2π और किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू ले रहे हैं बेटा 4th, क्या ले रहे हैं 4th, तो आपके पास h/2π, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4h/2π, 2 को लगा 1 दफ़ा, 4 को लगा 2 दफ़ा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2h/π। आपके पास एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है 2h/π, बेटा ये किस में दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, 4th शेल का, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन m शेल में बी, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल m शेल के अंदर बताने हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n², क्या बताया था मैंने, n²। तो आपके पास कौन सा बेटा शेल है, आपके पास शेल है 3rd, तो आप 3rd का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल जाएंगे, 9। तो 8 का आपके पास जो आंसर होगा, 8 का आंसर है आपके पास सी। इसी तरीके से मैंने एक और भी क्वेश्चन दिया है 9, द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, ये भी बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था
अब ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास कौन सा है? 9। किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस बताना हो तो आपको याद होना चाहिए, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। मैं आपको कह रहा हूं मुझे रेशियो बताएं रेडियाई का सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट की पूछ रहा है, तो आप मुझे बताएं, आपके पास सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। मैं सेकेंड ऑर्बिट टू बेटा क्या ले रहा हूं? फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये बेटा कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या होगा? 4:1। तो बेटा आपका आंसर है यहां पे 9 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ, आपसे डी इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं, वो रिटेंड हो इन आयरन, पर आयरन भी दिया आपको Fe के ऊपर +2 चार्ज है। तो आपसे पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिटर्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास बेटा कौन सा क्वेश्चन है? 10। आपको दिया जा रहा है Fe के ऊपर बेटा कितना चार्ज है? +2। और आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है 26। तो आप करेंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। बेटा आपने ये कर ली कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बताया था जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं b वालों की तो आप इस तरह लिखेंगे 3d6 4s2। तो आप मुझे बताएं अगर +2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बाकी बेटा आपके पास क्या बचेगा? d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? d के अंदर बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? d के अंदर बचेंगे 6। तो आपके पास 10 जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपके पास ए। तो 10 क्वेश्चन का बेटा आपके पास आंसर क्या होगा? ए। इसी तरीके से आपके पास 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा आपको बताना है यहाँ पे कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ए। अब ए जो है आपके पास किस तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 7 इसके, 13 और एक गेन करेगा बेटा कितने हो जाएंगे? 14। आप इसको चेक करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का 8। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इसके पास, 6 और 8 बेटा क्या हो जाएंगे? 14। तो आप ये भी याद रखना जो मॉलिक्यूल हैं वो भी आपस में क्या हो सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं जब मैंने टॉपिक पढ़ाए थे। तो 11 का आंसर क्या होगा आपके पास? ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर एटॉमिक नंबर 29? ये भी मैंने आपको बताई थी। कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 29, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हैं? 3d10 4s1, ये मैं पढ़ा चुका हूँ क्योंकि आपके पास होता है 3d9 और इस तरह 4s2 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, d9 है तो क्या हो जाएगा? d10, क्योंकि जितना d ऑर्बिटल हाफ फिल होता है और जितना d ऑर्बिटल कंप्लीट फिल होता है वो उतना ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। कॉपर 29 जो है इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगी? 3d10 4s1। तो इसका आंसर होगा 12 का आंसर होगा आपके पास, 12 क्वेश्चंस का आंसर होगा आपके पास डी। क्या आंसर होगा? डी। 13, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज मच लेस देन, बेटा किससे कम होगी? गामा पार्टिकल से। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो 13 जो है इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा सी। 14, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट?
बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये मैंने बात बताई है माइक्रो पार्टिकल्स के लिए होती है, ये बात सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, ये बात भी सही है। पास्टन सीरीज वाला भी सही लिखा हुआ है। पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो बेटा आपको ऑर्बिटल की शेप नहीं बताते, वो बताते हैं ओरिएंटेशन। तो ये बात गलत है। तो 14 का आपके पास आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा? बी। इसी तरीके से 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने बातें बताई हैं। तो इसका भी आंसर होगा सी, N2 से लेके N1 तक, क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ अपने टॉपिक के अंदर। तो 15 का बेटा आंसर क्या होगा? आपके पास होगा सी। तो आप लिख सकते हैं 15 का बेटा आंसर क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है? ये भी मैंने पढ़ा है अपने लेक्चर के अंदर। आपके पास जो इनर्ट गैसेज होती हैं आपको पता है उनका अपना ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है, तो हमें वहाँ पे हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। उसी के बाद वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या होता है? ऐड होता है। तो जब आप हीट या एनर्जी देंगे तो आपको पता है वो एंडोथर्मिक होंगे, और एंडोथर्मिक की जो एंथैल्पी होती है वो आपके पास क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपके पास 16 जो है बेटा, 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा ए। इसी तरीके से आपके पास से 17 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n और l। बेटा ये भी बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। ये भी जब आपको मैंने 1 दिया है, N4 है, L0 है, इसका मतलब है 4s। मैंने जो इसका सेकंड दिया है N4 L1 है तो 4p। थर्ड जो मैंने दिया है N3 L1 तो समझें 3p। आपके पास 4 जो मैंने दिया है N3 L2 समझ जाएं 3d। तो ये भी बात आपके पास बिल्कुल बेटा सिंपल सी बात है, ये भी आपको ट्रेन के अंदर बतानी है, क्योंकि ये भी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका भी आंसर होगा सी। ये बातें बेटा मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको बेटा बताई हुई हैं, तो मैंने आपको वैल्यू सारी बता दी, ये भी आपको खुद को करना है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आपके पास होगा सी। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो है वो है 18। अब 18 जो क्वेश्चन है आपको log 450 दी गई है बेटा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 450 की आपको वैल्यू दी हुई है, मैं आपसे पूछ रहा हूं देन log 0.45 बताएं। तो ये भी आप किस तरह निकालेंगे? आपके पास क्वेश्चन नंबर है 18। log आपको 450 दिया हुआ है 2.6532, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे log 0.45 बताएं। तो आप सबसे पहले तो बेटा निकालेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक। किस तरह निकालेंगे बेटा? आपके पास ये पॉइंट अगर यहां मूव होगा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड करनी होती है, तो आप देखेंगे यहां पे आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी बेटा, कैरेक्टरिस्टिक आपकी निकलेगी -1। अब क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक तो पता चल गई, अब मैंटिसा कहां से आए? तो मैंने आपको ये बात बताई है, अगर आपके पास मैंने log 0.45 पूछा है तो आप देखेंगे ये जो मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू दी है log 450 दी है, आप देख सकते हैं 4-5 बेटा से मैच हो रहा है। अगर 4-5 बेटा से मैच हो रहा है तो आप इसका मैंटिसा बेटा वही लेंगे। तो आपके पास मैंटिसा बेटा आप इसका क्या लेंगे? 0.6532। तो ये बेटा आपके पास आ गया मैंटिसा, और कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? -1। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है मैंटिसा आता है पॉजिटिव में,
और करेक्टरिस्टिक आई है नेगेटिव में, तो आप 1 में से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करो। बेटा आप देखिए यहां पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, उतने वहां पे क्या लगा देंगे, 0। अब इसने 1 अपना इसको दे दिया, ये 10, इस तरह ये देते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। बेटा 10 में से 2 जाएगा, बाकी क्या बचा 8, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और ये पॉइंट। बेटा आप मुझे बताएं, 1 तो इसने अपना दे दिया था, अब कुछ भी नहीं बचा, बेटा क्या बचेगा, 0। अब ये 1 की रकम बड़ी थी, तो हम कहेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा -0.3468। तो बेटा आपका आंसर जो होगा बेटा यहाँ पे क्या होगा, सी। बेटा क्या आंसर होगा, 18 का आंसर जो है वो क्या होगा, सी। तो ये बातें बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब आप तो log 450 जो है बेटा इसके बराबर है, मैंने कहा था मुझे log 0.45 बताओ, तो आप कहते हैं इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए। ये सवाल विदाउट कैलकुलेटर हो जाते हैं। बेटा पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना, इस पॉइंट को यहाँ मूव कराओगे तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी -1। बेटा वो मैंने लिख दी। अब मैंने आपको क्या कहा, 0.45 का log पूछ रहा है, तो ये 45 जो है log 45 से मैच हो रही है। तो अगर ये 45 इसी से मैच हो रहा है तो इसका मेंटिस हम ये लेंगे, बेटा क्या है 0.6532। तो ये बेटा मेंटिस होता है पॉजिटिव में, और 1 आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी नेगेटिव में। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व किया, तो आपका आंसर क्या आ गया, -0.3468। तो आप देख सकते हैं ये सवाल विदाउट कैलकुलेट हो सकते हैं। ये भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हुए हैं जब हमने बताए थे। इसी तरह से 19 क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2O2CH4। इनका वॉल्यूम इक्वल है। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल होंगे। H2 का मोल होगा 1 और O2 का भी मोल होगा 1, CH4 का भी मोल होगा 1। और हमसे पूछ रहा है हमें मासेस के रेशियो बताएं। तो बेटा अगर आप मासेस के रेशियो देखेंगे तो आपके पास आप किस तरह निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आपके पास H2 का मास है 2 और O2 का मास है 32 और CH4 का मास है 16। अगर मैं मासेस के रेशियो पूछ रहा हूं तो आपको सिंपलेसी करके रखने होंगे। बेटा इसको लगेगा 1 टाइम, इसको लगेगा 16 टाइम, इसको लगेगा 8 टाइम। तो आप देखो बेटा क्या ये आंसर है आपके पास, ये आंसर है 1:16:8। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सब्सटेंस हैज डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आपका आंसर होगा बी, ए मार्फस सॉलिड। ये भी मैंने बताया हुआ है। आपके पास जो 21 क्वेश्चन है बेटा उसका आंसर है आपके पास डी है। आपसे पूछा लेफ्ट में बेटा क्या होगा, आप देख सकते हैं O2 जो है हमारे पास था 5 ml बच जाएगा, तो हमारे पास आंसर होगा डी। इसी तरीके से 22 क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP, और आपको बेटा कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 67.2। आप इतना सोचें, अगर आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है बेटा अगर हम जनरली देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड का कितना मास है, हमारे पास बेटा कितना मास है 80 ग्राम है। कितना है 80 ग्राम। तो आप देख सकते हैं इसका 80 ग्राम बेटा किसके बराबर है 1 मोल के लिए। अब 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22.4 dm3। SO3 के अगर 80 ग्राम होते हैं तो आप मुझे बताएं 1 मोल में इसका कितना वॉल्यूम होगा 22.4। पर मैं आपको SO3 का बेटा कितना वॉल्यूम दे रहा हूं 67.3। तो आप देख सकते हैं मैं उसका वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ा रहा हूं तो उसका मास जो है वो भी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 240 ग्राम। तो आपका आंसर होगा 22 जो है उसका आंसर होगा आपके पास डी। अब 23 जो है आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी जा रही है। आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। तो ये भी बेटा सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के अंदर
कराया हुआ है, तो आपके पास जो 23 है उसका आंसर है बी। ये बेटा मैंने क्लास के अंदर कराया हुआ है, ये वही क्वेश्चन है सेम, तो ये भी आपको आना चाहिए, इसका आंसर होगा बी। 24 द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये भी मैंने बात क्लास में बताई है, वो इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो इसका भी आंसर होगा आपके पास इसका आंसर होगा सी। 25 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर है? 4.184 जूल के। और 26 जो क्वेश्चन है आपके पास, विच चेंज आपसे पूछा जा रहा है वुड हैव नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू, तो डेल्टा एच वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव हो। ये भी बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपको पढ़ाए हुए हैं, तो इसका भी आंसर होगा आपके बेटा क्या आंसर होगा? सी। 27 जो है वो आपके पास है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा, वो आपके पास रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी होती है वो सिमिलर होती है किससे? प्रोडक्ट से, ये भी हमने क्लास में बताया हुआ है, तो इसका होगा ए। 28 बेटा Q जो है वो किसके इक्वल है? अगर आपको याद होना चाहिए जब हमने आइसोकोरिक की बात की थी तो वहाँ पे Q जो है डेल्टा E के बराबर थी, या हमने ये भी बताया था, ये भी मैंने बेटा आपको प्रूफ करके बताया था, Q जो है वो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर भी है। और ये भी मैंने पढ़ाया है आइसोबेरिक के अंदर जो Q होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा H के भी, तो बेटा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इसी तरीके से बेटा आपके पास 29 क्वेश्चन भी है। 250 cm³ ऑफ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मेरा क्लास के अंदर कराया हुआ है, ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर हिंट दी थी, अगर आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन जो गैस है वो 4 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज हो रही है, अब मुझे पता नहीं है कौन सी गैस है, तो मैंने क्लास में आपको एक हिंट दी थी, आप क्या करेंगे 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और उसके साथ बेटा आपको क्या दी हुई है? हाइड्रोजन गैस, तो 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास होगा 16, और 16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। बेटा आप इसको विदाउट आप फॉर्मूले के बगैर भी इसको कर सकते हैं, ये भी सवाल मेरा क्लास के अंदर कराया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 30 सिलेक्ट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बेटा कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो आपका आंसर है डी वॉल्यूम, ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है। वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इस वजह से है, ये भी डिपेंड करती है किस पे? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे। तो आपके पास ये जितने बेटा क्वेश्चन है ये सारे बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू।